साथियों सभी के लिए नमस्कार। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ इमरजेंसी पावर जो है वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और उन्हीं इमरजेंसी पावर में हमने राष्ट्रीय आपातकाल की बात की, हमने राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन की बात की। अब एक अंतिम चीज़ इसके अंदर बची हुई है वित्तीय आपातकाल, जिसका जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 360 में जिसका जिक्र किया हुआ है। वित्तीय आपातकाल आप समझ पा रहे होंगे, अर्थ लगा पा रहे होंगे आप। वित्तीय अर्थात आर्थिक क्षेत्र से संबंधित मामला है सारा। ठीक है, तो ये आपातकाल क्यों लगाया जाएगा, क्या कारण होंगे इसके, वो मैं सारी बातें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। देखिए, वित्तीय आपातकाल मैंने आपको सबसे पहली बार बताई कि इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 360 में किया हुआ है, आर्टिकल 360 में। ठीक है, दूसरी बात, क्यों लगाएंगे, ऐसी क्या मुसीबत आई कि हमें वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ेगा। हालांकि आज तक वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कारण जानते हैं क्या कारण होगा कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। यदि देश में आर्थिक संकट आ जाए, ठीक है, देश में आर्थिक संकट आ जाए अर्थात जो विदेशी हमारे पास कोष है, जैसे डॉलर हमारे पास होती है, ठीक है, वो डॉलर अगर ख़त्म हो जाए, विदेशी मुद्रा विदेशी कोष हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में हम ना तो बाहर से तेल खरीद पाएंगे, ना बाहर से जो जो चीज़ें हमारे देश में जो उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं किया जा सकता है, वो चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो बाहर से हम डॉलर में मंगवाते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो बाहर जब हम चीज़ों को मंगवाएंगे उनको, तो हमारे पास डॉलर होने चाहिए तभी मंगवा पाएंगे। तो डॉलर ही अगर नहीं होगा तो अर्थात आर्थिक संकट है वहाँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये तो वित्तीय आपातकाल की मैंने बात की। वित्तीय आपातकाल किन कारणों से लगेगा, सिंपल सी बात एक और याद रखनी है, जब भी देश पर आर्थिक संकट आएगा, आर्थिक संकट की स्थिति में क्या लग जाएगा, वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, ठीक है। जैसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की, ठीक है, जैसी घोषणा होगी, घोषणा के वो 2 माह तक वो चलेगा, ठीक है। 2 माह के बाद में क्या करेंगे, अगर उस वित्तीय आपातकाल को और आगे एक्सटेंड करना है और उसको बढ़ाना है तो हमें संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। संसद से अनुमति कैसे लेंगे, संसद से अनुमति लेंगे साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत का मतलब जो भी लोग उस समय संसद में उपस्थित हैं और इन्होंने मतदान किया है, उनका बहुमत हम निकालेंगे, साधारण बहुमत, ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाले संसद के जो सदस्य हैं उनका हम बहुमत निकालेंगे साधारण बहुमत से। अब आप पूछोगे, हमने राष्ट्रपति शासन में ये पढ़ा था, जैसे ही संसद से अनुमति मिलती है तो वो 6 महीने के लिए जो है वो एक्सटेंड होता है, समयावधि बढ़ जाती है 6 माह के लिए। प्रश्न यहाँ ये बनता है कि यहाँ कितने समय के लिए बढ़ेगा। जैसी संसद ने अनुमति दी, संसद की अनुमति मिलने के बाद में वो जो समय है, जो समयावधि है वित्तीय आपातकाल की, वो कितनी बढ़ जाएगी। तो संसद की अनुमति मिलने के बाद में समयावधि बढ़ जाएगी असीमित समय के लिए, कोई मैक्सिमम टाइम नहीं है, ना 1 साल ना 2 साल, असीमित समय। कब तक, आप कहोगे ऐसा कब तक चलेगा, जब तक राष्ट्रपति ये घोषणा ना कर दे कि हम वित्तीय आपातकाल को वापस लेते हैं या वित्तीय आपातकाल को हम हटाते हैं, तब तक असीमित समय तक के लिए वो चलता रहेगा। तो आप कंपैरेटिवली जब आप पढ़ोगे राष्ट्रपति शासन को और इसको, तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। जैसे वहाँ हमने बात की थी, वहाँ भी हमने संसद से अनुमति ली थी, ठीक है, संसद से अनुमति ली थी और वहाँ 6 माह के लिए टाइम एक्सटेंड हुआ था। ऐसे ही हमने यहाँ पढ़ा, संसद से अनुमति मिलनी, संसद से अनुमति मिलने के बाद में अब कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी समय तक आपातकाल रह सकता है, जब तक कि आर्थिक स्थिति सुधर न जाए। जैसे ही आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो राष्ट्रपति घोषणा कर देगा कि अब हम वित्तीय आपातकाल को हटाते हैं। तो ये तो चीज़ हुई ये। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि क्या वित्तीय आपातकाल लगाया किसने प्रश्न ये बन रहा है, वित्तीय आपातकाल लगाया किसने। हम कहेंगे वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति ने घोषणा की, राष्ट्रपति की घोषणा के बाद में वित्तीय आपातकाल लगा है, ठीक है। क्या राष्ट्रपति ने वो घोषणा सही की है, ठीक है, ये भी मुद्दा हो सकता है। राष्ट्रपति ने जो घोषणा की है क्या वो ठीक है या नहीं है, इस बात का फैसला कोर्ट करेगा। तो क्या इस फैसले को, राष्ट्रपति के इस वित्तीय संबंधित फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।
तो ये बात आपको यहाँ सेम वही बात है राष्ट्रपति शासन वाली, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ये बात 1975 में 38वें संविधान संशोधन के द्वारा लिखी गई, संविधान के अंदर जोड़ी गई। और इस समय आप जानते हो इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के बाद में सत्ता परिवर्तन होता है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार ने वो काम किए जो इंदिरा गांधी की सरकार ने पहले किए थे, उनके अपोजिट सारे। ठीक है, इंदिरा गांधी किसी चीज़ को लागू करवा रही है तो मोरारजी देसाई जो हैं वो संवैधानिक संशोधन करके उस चीज़ को बंद करवा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कोई किसी चीज़ के ऊपर रोक लगाई तो वो उसको छूट दे रहे हैं। इंदिरा गांधी छूट दे रही तो वो उस चीज़ को प्रतिबंधित कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात को? आप 42वें और 44वें संविधान संशोधन को जब कंपैरेटिवली पढ़ोगे और स्पेशली इन आपातकालीन उपबंधों के रिगार्डिंग, तो आप क्लियरली समझ पाओगे इन चीज़ों को। तो 1975 में तो ये बात हो गई कि भाई इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, अर्थात कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में ये प्रावधान कर दिया गया कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ये तो हुई कि कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। एक प्रश्न मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब हम कह रहे हैं कि संसद से अनुमति हम लेते हैं, लेकिन एक ये भी तो कारण हो सकता है कि लोकसभा भंग हो जाए, कि भाई इसकी घोषणा, जैसे ही राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की और घोषणा होने के बाद में लोकसभा भंग हो गई, अब अनुमति कैसे लेंगे? हो सकता है लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई। लोकसभा अगर भंग होती है तो हमें किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? राज्यसभा इसकी अनुमति देगी। और जैसे ही कुछ समय के बाद में जैसे ही लोकसभा पुनर्गठन होता है लोकसभा का, अब पुनर्गठन होने के बाद में 30 दिन के अंदर उससे भी हमें अनुमति लेनी पड़ेगी वित्तीय आपातकाल को जारी रखने की। ये बात क्लियर हुई आपकी? अब देखते हैं हम वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या पड़ेंगे। जब देश में वित्तीय आपातकाल लग गया तो वित्तीय आपातकाल लगने के बाद में उसके परिणाम क्या क्या होंगे, उसका कैसे कैसे किन किन दशाओं में किन किन व्यक्तियों पर किन किन संस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा, जो सरकार के शासन प्रणाली है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बात करते हैं। मैंने यहाँ कुछ ये सारी जो परिणामों को, प्रभावों को इन 7-8 लाइनों में समराइज किया है। सारी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। पहली लाइन लिखी हुई है, केंद्रीय करों से राज्य सरकारों को मिलने वाली हिस्सेदारी में कटौती की जाएगी। मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स ले रही है और उस टैक्स में सपोज करो वो टैक्स ले रही 30%, किसी आइटम पे 30% टैक्स ले रही है, तो वो 20% हिस्सा अपने पास रख रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% हिस्सा उस राज्य को दे रही है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल लगने पर उस 10% हिस्सा, जो 10% की हिस्सेदारी जो राज्य को दी जा रही है, उसमें कटौती की जा सकती है। क्योंकि देश अत्यंत गरीबी से जूझ रहा है, देश में आर्थिक संकट पैदा हुआ है। सरकार हर संभव ये प्रयास करेगी कि कैसे न कैसे इस वित्तीय संकट से उभरा जाए, इसलिए वो राज्यों के जो हिस्सेदारी है टैक्स में, उनमें कटौती कर सकती है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात लिखी हुई है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। अब ने कहा कुछ जैसे कृषि यंत्र हैं, सपोज करो ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर पे क्या होता है, सब्सिडी देती है। मान चलो 5 लाख का ट्रैक्टर है, तो उसमें सरकार क्या है, राज्यों को सब्सिडी देती है कि आप इस ट्रैक्टर को जो है 5 लाख में मत बेचो। 5 लाख की अगर ट्रैक्टर की कीमत है तो 1.5 लाख रुपए तो हम दे देंगे तुम्हें सब्सिडी के रूप में, और तुम किसानों से 3.5 लाख रुपए ही लो केवल। तो उस अनुदान में, उस सब्सिडी में भी कटौती की जा सकती है। और समझ आ गई? तीसरी बात लिखी हुई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो भी कर्मचारी काम करने वाले, किसी की राज्य सरकार में कोई जॉब करने वाला कोई व्यक्ति है या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने वाला कोई व्यक्ति है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी, उनकी सैलरी, उनके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। उनकी सैलरी को होल्ड किया जा सकता है या उनकी सैलरी को उनमें काटी जा सकती है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, जो संचित निधि है, उस संचित निधि पर भारित जिन जिन लोगों की सैलरी है, तो उस सैलरी में भी कटौती की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उनकी जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, वो किस पर भारित होते हैं? वो भारित होते हैं संचित निधि पर। ठीक है, आप जानते हो आर्टिकल 266 में जो है संचित निधि का जिक्र किया हुआ है। तो संचित निधि पर भारित जिनकी सैलरी है, उनमें कटौती की जा सकती है।
दूसरी बात, अब मैं एक बात और आपको बताता हूँ, जो राज्य सरकार इसमें खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगी। अब राज्य सरकारों का जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाएगा। तो जो बातें पहले विधानसभा में होती थी अब वो संसद के अंदर होंगी, जैसे कि राष्ट्रपति शासन में मैंने बताया था। और खासकर वित्तीय संबंधित मामले, क्योंकि आपातकाल कौन से वाला है, वित्तीय आपातकाल। तो राज्य सरकार मान के चलो कोई धन विधेयक पेश करती है तो विधानसभा में वो पास नहीं होगा, वो राष्ट्रपति के पास में आएगा पास होने के लिए। तो राष्ट्रपति उसको होल्ड कर सकता है, उसको आरक्षित कर सकता है। ठीक है, धन विधेयक को वो स्वीकृति दे ना दे उसकी मर्जी है, वो उसको रख सकता है कुछ समय के लिए जब तक कि वित्तीय संकट है। समझे बात को, कि राज्यों के जो धन विधेयक हैं, ठीक है, राज्यों के धन विधेयकों को राष्ट्रपति होल्ड कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। क्लियर है बात। अब आप देख पा रहे हैं वित्तीय संबंधित मामलों में राज्य सरकारों की जो नकेल है वो किसके हाथ में आ गई है, केंद्र के हाथों में आ गई है। अर्थात संघात्मक जो हमारी शासन व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था धीरे धीरे क्या बन गई है, एकात्मक। संघ क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र होगा और केंद्र के अलावा राज्य होंगे, राज्य सरकारें अपना काम करेंगी, केंद्र सरकार अपने काम करेंगे, मिल बांट करके सारे काम होंगे। ठीक है, अर्थात संपूर्ण नियंत्रण केंद्र के हाथों में नहीं होगा, राज्य सरकारों को भी कुछ शक्तियां दी जाएंगी। लेकिन जैसे ही वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जो उनकी वित्त विधेयक या वित्तीय संबंधित जो पावर थी राज्यों की, अब वो राज्यों से छीन ली जाएंगी, वो केंद्र के हाथों में आ जाएंगी। तो जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था में बदल जाएगी। इस पॉइंट को पढ़िए, लिखा हुआ है। देश की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कैसी हो गई, एकात्मक हो चुकी है। संघात्मक व्यवस्था कैसी होगी, एकात्मक। एकात्मक मतलब पहले संघ अर्थात एक संघ सरकार थी और विभिन्न राज्य थे, विभिन्न राज्य अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब राज्य अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वित्तीय संकट है, उनसे कंट्रोल छीन लिया गया है। उनका कंट्रोल एक संसद, देश के 28 राज्यों का जो कंट्रोल है अकेली एक संसद के पास आ गया है, एक राष्ट्रपति के पास में आ गया है। तो जो संघात्मक व्यवस्था थी वो किस में बदल दी है, वो एकात्मक व्यवस्था में बदल दी है। इतनी बातें समझ में आएगी। तो ये था अपना सारा वित्तीय आपातकाल के बारे में। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठना चाहिए कि क्या देश में आज तक वित्तीय आपात लगा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में आज तक वित्तीय आपातकाल अर्थात आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हालात जरूर बने थे। ये बात मैं आपको बताता हूं 1991 की। 1991 में देश में वित्तीय संकट आया था और उस समय इस संकट से बहुत बुद्धिमत्ता के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में निपटा गया। इसके ऊपर उसको ओवरकम किया गया। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और एक कॉन्सेप्ट दिया गया था एलपीजी का। ये एलपीजी गैस सिलेंडर वाली एलपीजी नहीं है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इस संकट से उभरा गया और सौभाग्यवश ऐसी नौबत नहीं आई कि 360 का प्रयोग करना पड़े। बात क्लियर है। अब एक बार हम जो संविधान का भाग 18 है उसमें आपातकालीन प्रावधान दिए हुए हैं और अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक वो सारा विवरण दिया हुआ है जो कि आपातकाल से संबंधित है, इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है, इन्हीं के दौरान हमने 3 राष्ट्रपति की शक्तियां भी पढ़ी, क्योंकि ये जो प्रावधान है भाग 18 में वो राष्ट्रपति की ही शक्ति है। तो इन अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हुआ है इनको भी एक बार हम एक सरसरी तौर पर देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात नेशनल इमरजेंसी। आप जानते हो, मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। आप जानते हो कि जब 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 के तहत, तो उसके 3 कारण होते हैं। एक कारण ये कि जब बाह्य आक्रमण हो, दूसरा कारण ये कि युद्ध में शामिल हो, और तीसरा कारण ये दिया हुआ है
कि आंतरिक असंतोष हो। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा आर्टिकल 352 के तहत, वो 3 कारणों से लगेगा। या तो बाह्य आक्रमण हो, या फिर युद्ध में शामिल हों, या फिर आंतरिक असंतोष हो। और इस आंतरिक असंतोष को हटा दिया, कब हटाया? 1978 में। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया। आप कहोगे तो क्या लगा दिया? आंतरिक असंतोष की जगह पे संविधान में लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये आर्टिकल 352 के बारे में बात हुई। राष्ट्रीय आपातकाल कैसे कैसे लगेगा, राष्ट्रपति घोषणा करेगा, ठीक है, सारी बातें। 353 में लिखा हुआ है जब आपातकाल लग जाएगा तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, राष्ट्रपति क्या घोषणा करेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार से संभाली जाएगी। समझिए बात को, इसमें प्रभाव की बात की हुई है। 52 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, 53 में उससे फर्क क्या पड़ा, 53 में वो है। 354 में है कि जब आपातकाल के दौरान हम राजस्व का वितरण कैसे करेंगे, जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका वितरण किस प्रकार राज्यों को देंगे या किस प्रकार से हम उसको बांटेंगे। ठीक है, पहले तो फिक्स होता है कि भाई राज्यों को इतना मिलेगा और केंद्र को इतना मिलेगा। उसके लिए वित्त आयोग होता है, आर्टिकल 280 में बाकायदा जिक्र किया हुआ है कि वित्त आयोग सिफारिशें देता है कि इतना धन राज्यों को मिलेगा, इतना धन केंद्र को मिलेगा, या फिर किस किस प्रकार से जो बंटवारा होगा। लेकिन इसमें आर्टिकल 354 के तहत ये होगा कि आपातकाल के दौरान राजस्व का वितरण किस प्रकार होगा। क्लियर है बात? अब आर्टिकल 355 की करते हैं इससे आगे। आर्टिकल 355 में क्या है? आर्टिकल 355 में ये है कि ये संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वो राज्यों की सुरक्षा करे। राज्यों की सुरक्षा किससे करे? कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या देश के अंदर ही अव्यवस्था हो जाए, तो आंतरिक अव्यवस्था से, किसी बाहरी आक्रमण से, तो ये केंद्र का ये कर्तव्य है कि वो सारे राज्यों की सुरक्षा करे। क्लियर है? ये 355 में बात लिखी हुई है। अगली बात देखिए 356 में। 356 में तो आप जान चुके हो पहले से ही। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की हुई है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ठीक है, संविधान के दायरे से राज्य सरकारें बाहर जाकर काम करें, तो राष्ट्रपति उस समय उस स्थिति में वहाँ का चार्ज अपने हाथ में ले लेगा, वो अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चलाएगा, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये 356 में बात की हुई है और इनको तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 352 को आपने पढ़ा, 356 को आपने पढ़ा और 360 को हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन किस प्रकार लगेगा, ठीक है, सारा पढ़ चुके हैं। 357 में लिखा हुआ है जब राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा तो उस समय विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा। भाई किसी राज्य में मान के चलो, किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो उस राज्य में जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो किस प्रकार बनाए जाएंगे, कौन उनको स्वीकृति देगा, किस प्रकार बनेंगे। क्योंकि वहाँ की जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ की विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है, अस्थायी तौर पर भंग कर दिया जाता है, और अगर संसद की अनुमति मिल जाए तो उसको भंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब परमानेंटली भंग कर सकते हैं उसको। क्लियर हुई बात आपको इतनी? तो विधायी शक्तियां, तो कानून कैसे बनेंगे राज्य सरकारों के, तो जाहिर सी बात है हम पढ़ चुके हैं कानून कौन बनाएगा। जब जब आपातकाल लगता है तो राज्यों की जो शक्ति है वो केंद्र के हाथों में आती है, तो अब राज्य विधायी का कानून नहीं बनाएगी, अब संसद कानून बनाएगी। अनुमति कौन देगा अंतिम? उसको राष्ट्रपति स्वीकृति देगा उस कानून को। बात समझ आ गई? तो विधायी शक्तियां किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 358 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 358 मूल अधिकार के संबंध में है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, तो 352 धारा जब लग जाती है उस दौरान जो हमारे मूल अधिकार हैं, और उनमें भी स्पेशली आर्टिकल 19 अर्थात स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, निशस्त्र, ठीक है, देश में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता,
देश में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। तो जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अगर आर्टिकल 352 लग चुका है तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही 352 शुरू हुई, 352 शुरू होने के तुरंत बाद आर्टिकल 19 के ऊपर क्रॉस लग जाएगा, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 358 में। लेकिन एक बात आपको और ध्यान करनी चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 3 कारणों से लगता है। पहला, बाह्य आक्रमण की वजह से, ये पहली बात लिखी हुई है। दूसरी बात लिखी हुई है युद्ध में शामिल होने से, और तीसरी बात लिखी हुई है आंतरिक असंतोष से। तो संविधान संशोधन किया गया, यही 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें यह कहा गया कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता हैं उनको प्रतिबंधित करना चाह रहे हो, लेकिन वो केवल तभी प्रतिबंधित होंगी अगर राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण की वजह से लगा है या फिर युद्ध में शामिल होने की वजह से, कि हमारे ऊपर किसी देश ने अटैक कर दिया तो, या फिर हमने किसी के ऊपर अटैक कर दिया। दोनों कंडीशन में ही आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाएंगी, दोनों ही कंडीशन में। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक असंतोष की वजह से या सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगा है, अगर इस वजह से लगा है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसमें जो आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता हैं वो निलंबित नहीं होंगी। समझ आ गई बात? इतने आर्टिकल समझ में आ गए। अगला देखिए, आर्टिकल 359 में क्या लिखा हुआ है। 359 में लिखा हुआ है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद में हमारे जितने भी मूल अधिकार दिए हुए हैं, आप जानते हैं 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं हमारे, तो वो 6 मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उसके अंतर्गत जितने भी हमें आज़ादी दी हुई है, जितने भी अनुच्छेद जो आर्टिकल बताए हुए हैं संविधान ने, केवल 2 आर्टिकल को छोड़ करके, एक तो आर्टिकल 20 को और एक आर्टिकल 21 को, इन दोनों आर्टिकल को हम छोड़ दें, इसके अलावा जितनी भी हमारी आज़ादी हैं वो सारी बाधित हो जाएंगी। ये बात आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है। एक आर्टिकल और भी था, वो था 359A। ये पंजाब राज्य से संबंधित था, इसको निरस्त कर दिया बाद में, इसको पढ़ने का कोई तुक नहीं है अभी, ठीक है। और बात जानिए, बचा आर्टिकल 360। 360 में वित्तीय आपातकाल, हमने अभी अभी पढ़ा है कुछ समय पहले, ठीक है। तो ये था आपातकालीन प्रावधान जिनका जिक्र भारत के संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक इनका जिक्र मिलता है, ठीक है।